गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग आज समझते हैं कि यूपीएससी की करंट अफेयर्स एसोसिएट टॉपिक को कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, यूपीएससी में एक सिंपल सी न्यूज को डिटेल में अगर हमें समझना है तो इसकी सभी डायमेंशंस को हम समझते हैं, तब चीज़ें क्लियर होती हैं। जैसे एक छोटी सी न्यूज है कि 100% रिजर्वेशन जो था वो सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड राज्य के शेड्यूल एरियाज जो थे उनके लिए उसे रद्द कर दिया है। मतलब क्या है कि 100% आरक्षण की व्यवस्था को उच्चतम न्यायालय ने रद्द किया है। ठीक है, ये शेड्यूल एरियाज में अनुसूचित क्षेत्रों के लिए दिया गया था। ये छोटी सी न्यूज है, तो हमें पहले तो इसका स्टैटिक कवर होना चाहिए कि शेड्यूल एरियाज कौन से होते हैं और कौन डिक्लेयर करता है, ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि शेड्यूल एरियाज या शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में कहाँ पर प्रोविजंस किया गया है। तो सबसे पहले पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो इसके संवैधानिक प्रावधान से पूछे जा सकते हैं। तो इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है, अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, ये अगर हमें देखते हो तो हम क्या बताएंगे। जैसे अगर भाग हम देखें तो भाग 10 में है, पार्ट 10 में है इसका। अगर आर्टिकल की हम बात करते हैं, अनुच्छेद की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 244 में इसका प्रोविजन किया गया है। ठीक, दो शेड्यूल भी इससे रिलेट करते हैं। जैसे एक आपने सुना होगा कि शेड्यूल 5 और एक जो शेड्यूल है वो शेड्यूल 6 है। अभी हम इनमें डिफरेंस समझेंगे कि किस शेड्यूल में क्या चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, और एक अमेंडमेंट भी इसमें इम्प्लीमेंट होता है। 22वां संविधान संशोधन जो है वो असम राज्य में स्वायत्त क्षेत्र को घोषित करने के बारे में बात करता है, या स्वायत्त राज्य की स्थापना के बारे में बात करता है कि अगर किसी भी क्षेत्र को स्वायत्त घोषित कर दिया गया है, ऑटोनोमस एरियाज घोषित किया गया है, तो उस ऑटोनोमस एरिया के लिए अलग से विधानमंडल हो सकता है, उसकी अलग से मंत्री परिषद भी हो सकती है। ऐसा प्रोविजंस किया गया है। ठीक है, तो हमने मोटा मोटा देखा है कि संविधान में शेड्यूल एरियाज या शेड्यूल ट्राइब के बारे में कहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो रिवाइज कराएं तो हमने पार्ट 10 में है, आर्टिकल 244 में है, शेड्यूल अनुसूची जो है वो 5 में है, अनुसूची 6 में किया गया है, और एक अमेंडमेंट है असम राज्य के लिए है, स्पेशली आर्टिकल 244 का इसमें ऐड किया गया था। ठीक, अब इसके बाद थोड़ा सा हमें डिटेल में जाना पड़ेगा कि इसे हम समझें, फिर हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है और ऐसा क्यों है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम देखेंगे। दो हम शेड्यूल को समझने की कोशिश पहले करते हैं कि शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 ठीक में क्या है, अनुसूची 5वीं और अनुसूची 6वीं में क्या है। देखिए, इस अनुसूची की अगर हम बात करते हैं, ऐसा कोई भी क्षेत्र जिसे प्रेसिडेंट ने अनुसूचित क्षेत्र या शेड्यूल एरियाज डिक्लेयर किया है, ठीक, एक्सेप्ट 4 राज्यों को छोड़कर जहां पर जनजातियां रहती हैं। ठीक, कौन कौन से राज्य छोड़ रहा है ये इन राज्यों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है, वो इसमें सम्मिलित किए गए हैं, 6वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए। तो हम इसी में लिख देते हैं, एक असम राज्य है, एक मेघालय है, एक मिजोरम है, और एक जो है असम है, मेघालय है, मिजोरम है, ठीक, और एक त्रिपुरा है, त्रिपुरा। ठीक, ये 4 राज्य हैं जिनकी जहां पर ट्राइबल्स रहती हैं उसके बारे में हमने 6 शेड्यूल में किया है। और इसमें प्रेसिडेंट ने ऐसे 10 राज्य डिक्लेयर किए हैं जहां के क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया है। मीन्स वहां अनुसूचित जनजातियां रहती हैं, ट्राइबल्स रहते हैं। ठीक है, ये समझने वाली। तो वो कौन से 10 राज्य हैं वो हमें समझना। पहले तो देखिए, आंध्र प्रदेश है, उसी के पास स्थित तेलंगाना है, अगर हम बात कर लें, छत्तीसगढ़ को भी सम्मिलित किया गया, एमपी को सम्मिलित किया गया, और झारखंड को लेकर तो न्यूज ही है। महाराष्ट्र वाला एरिया भी इसमें आता है, गुजरात का एरिया इसमें आ जाता है, राजस्थान का एरिया आ जाता है। अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश का एरिया आ जाता है। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10वां उड़ीसा आ जाता है, उड़ीसा। तो इन क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में 5th शेड्यूल में दिया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या होता है और कैसे। मैंने इसे बताया कि इसे प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है 5th शेड्यूल के बारे में। ठीक, और 6th शेड्यूल में जो होते हैं वो इनके जनजातीय क्षेत्र होते हैं। ठीक,
यहां पर एक ऑटोनोमस या स्वायत्त क्षेत्र के प्राप्त कॉन्सेप्ट आएगा, स्वायत्त क्षेत्र, या हम कहें स्वायत्त जिला भी आएगा। ऑटोनोमस एरिया या ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, ठीक। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो क्या होता है, देखिए जो 5th शेड्यूल है हमारा, यहां पर पहले हम देख लेते हैं गवर्नमेंट, जो सरकार में लोग होते हैं, इनकी क्या पावर है। दूसरा हम समझ लें गवर्नर की क्या पावर है, और तीसरा हम देख लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर है। तो जो सरकार में लोग होते हैं, इनकी एग्जीक्यूटिव पावर का विस्तार या कार्यकारी शक्तियों का विस्तार यहाँ तक होता है। जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, मीन्स शेड्यूल एरियाज तक एग्जीक्यूटिव पावर विस्तारित होती हैं, कार्यकारी शक्तियों का विस्तार मिलता है, ठीक। अब सेंट्रल जो है गवर्नमेंट, वो क्या कर सकती है, पहले इसका समझ लेते हैं, फिर गवर्नर का देख लेते हैं। सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट इन क्षेत्रों के लिए कोई भी निर्देश, कोई भी डायरेक्शंस दे सकती है, और उन निर्देशों को मानने के लिए बाध्य भी कर सकती है। अब गवर्नर का फिर क्या काम रह जाता है? गवर्नर का काम यह रह जाता है कि वो प्रतिवर्ष यहाँ की एक रिपोर्ट प्रिपेयर करती है, और इस रिपोर्ट का प्रशासन की, मतलब पूरी रिपोर्ट है वो प्रिपेयर करवाती है, देखती है कि प्रशासन कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, ठीक। स्वायत्त जिले या 6th शेड्यूल में हम बात करते हैं, जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट होते हैं, इनके लिए थोड़ा अलग तरीके से प्रोविजंस किए गए हैं। राज्यपाल या गवर्नर को ये पावर होती है कि वो डिक्लेयर करता है किसी भी क्षेत्र को कि ये ऑटोनोमस एरियाज है या नहीं। यानी स्वायत्त क्षेत्र या स्वायत्त जिले का गठन प्रेसिडेंट नहीं करता है। कौन करता है अगर पूछा जाए तो गवर्नर करता है। पहले तो ये समझ लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक। दूसरा मतलब कोई भी अधिसूचना जारी करके ये कर सकता है। दूसरा अगर हम बात करें, यहाँ पर हमने बताया कोई क्षेत्र अलग से डिक्लेयर नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता। इनकी गवर्निंग बॉडीज बनाई जाती हैं। जैसे अगर हम 5th शेड्यूल की अगर हम बात करते हैं तो एक होती है जनजाति सलाहकार परिषद, जनजाति सलाहकार परिषद। अच्छा, पहले तो यही समझ लेना है कि ये परिषद कहाँ कहाँ गठित होगी। ऐसा कोई भी क्षेत्र जिसे इन्होंने ऑलरेडी अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया, वहाँ तो गठित होगी। उस राज्य में भी जहाँ अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं और उसे अनुसूचित क्षेत्र में घोषित अभी राष्ट्रपति ने नहीं किया है, तो ऐसे क्षेत्रों में भी ये परिषद का गठन किया जा सकता है। ये आपको बात समझने वाली है, ठीक। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी गठित होती हैं जिन्हें हम जिला परिषद बोलते हैं या क्षेत्रीय परिषद बोलते हैं। तो यहाँ जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद होते हैं, या क्षेत्रीय परिषद। अभी हम देखेंगे कि मेन पावर इन्हीं में है, इन्हीं में। यह इधर जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद में 6th शेड्यूल में है, और इसमें जनजातीय सलाहकार। पहले हम इनकी संरचना और वो समझ लेते हैं, तो हम फिर यहीं से देखते हैं कि एक 5th शेड्यूल है और एक 6th शेड्यूल है, ठीक। यहाँ पर हमने देखा था कि जनजातीय सलाहकारी परिषद गठित हुई है, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जिला परिषद बनाई गई है, जिला परिषद बनाई गई, ठीक। ये समझने वाली बात है। इसकी अगर हम देखते हैं कि इनका गठन कैसे होता है या इनका चुनाव वगैरह कैसे होता है, ये चीज़ें हमें थोड़ी समझने वाली होती हैं। यहाँ पर जो मेंबर्स विधानसभा में चुनकर जाते हैं, उन मेंबर्स का ही 3/4 इसके मेंबर हो जाते हैं, 3/4। अब आप फिर पूछेंगे कि फिर 1/4 और कहाँ से आते हैं, ठीक। तो 1/4 जो सदस्य होते हैं वो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक। राज्यपाल जो होगा, गवर्नर होगा, वो नियुक्त कर देता है। ये बात यहाँ तक। इसमें जैसे इसमें मैक्सिमम अगर मेंबर्स पूछे जाएं तो इसमें 20 हो सकते हैं और इसमें 30 हो सकते हैं मैक्सिमम मेंबर। इसके 4 मेंबर जो होते हैं वो गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और 26 मेंबर जो होते हैं वो वहीं के निवासी जो होते हैं, जनजातियों के निवासी, वो लोग उसमें चुनकर भेजते हैं या उनके द्वारा इलेक्टेड होते हैं। सभी का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष इसका भी होता है और 5 वर्ष ही इसका भी होता है। ये बातें यहाँ तक समझने वाली थी, ठीक।
अब अगर हम देखें कि इनके निर्वाचन के लिए कौन पद्धति वगैरह सब तय करता है, तो दोनों में गवर्नर के पास ये पावर होती है कि गवर्नर ये निर्धारित करता है कि कैसे नियुक्ति होगी, क्या नियुक्ति की पद्धति होगी और किसके लिए कितनी संख्या होगी। ये संख्या तक भी गवर्नर ही निर्धारित करता है। मेन हम कहते हैं कि यहाँ पर गवर्नर की पावर है, इसमें भी और इसमें भी गवर्नर को पावर ये मिली हुई होती है। ठीक, ये समझने वाली बात है। अब बात करते हैं कि इनके पास फिर पावर से क्या है। ठीक, कोई भी, जैसे मैंने इधर बताया 5th शेड्यूल की अगर हम बात करते हैं, इस 5th शेड्यूल में और 6th शेड्यूल की अगर हम बात करते हैं, जिसमें जनजातीय ट्राइबल्स एडवाइजरी कमेटी बनी है, सलाहकारी परिषद या काउंसिल हम कहते हैं, जो बनी है, गवर्नर सब कुछ यहाँ कर सकता है। जैसे अगर हम कहें कि राज्यपाल जो चाहे वो उस समय शासन के लिए नियम कोई नए जारी कर सकता है, जो विधानसभा है उसने कोई नियम बनाया है उसे चाहे तो वहाँ लागू ना होने दे, केंद्र सरकार के किसी या संसद के किसी नियम को लागू ना होने दे, उस क्षेत्र के लिए निश्चित कर सकती है। लेकिन ये जितने भी काम करेगा इसकी बिना अनुमति के नहीं करेगा, मतलब इससे सिफारिश सलाह जरूर लेगा। और अगर कोई नए नियम लागू करवाना चाहता है तो पहली बात तो इसकी सहमति लेगा, उसके बाद तब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं जब तक राष्ट्रपति उन्हें सहमति नहीं व्यक्त कर देता। इसका मतलब राज्यपाल के पास कहने के लिए तो बहुत पावर है, लेकिन वो सभी शक्तियां राष्ट्रपति के अधीन होती हैं, स्वतंत्र शक्तियां नहीं होती हैं उसके पास। ठीक है, यहां पर की अगर हम बात कर ले हैं तो इस यहां पर पहली बात तो इसका काम क्या होता है कि जितने ये क्षेत्र सब होते हैं, जैसे भूमि के लिए, वन के लिए, नहर के लिए, या हम कहते हैं गांव का प्रशासन कैसे होगा, संपत्ति का उत्तराधिकारी कैसे होगा, विवाह, सामाजिक रीति रिवाजें, जितनी ये ऐसी चीज़ें होती हैं उनके लिए ये सब चीज़ें रेगुलेट करते हैं, अपने नियम वगैरह बनाते हैं, सब कुछ चलता है इनका। ठीक, ये लोग अपने न्यायालय भी बना लेते हैं, उन न्यायालयों को नहीं मानते हैं जो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट पर न्यायालय ठीक से वो जुडिशरी होती है। लेकिन अगर कोई भी परिषद ऐसे कुछ नियम बनाने लगती है जो हमारे देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो राज्यपाल जब चाहे तब इसे नल एंड वॉइड, यानी हम क्या है, अवैध संस्था या अवैध परिषद के रूप में डिक्लेयर कर सकते हैं। ये बातें यहाँ तक समझना। फिर इसमें संसद को, इन दोनों में अगर हम कॉमन की बात करें, चाहे 5th शेड्यूल हो और चाहे 6th शेड्यूल हो, पार्लियामेंट दोनों में संशोधन कर सकती है। और ये संशोधन 368 के तहत संशोधन नहीं माने जाते हैं, इसके तहत संशोधन नहीं माने जाते। इसका मतलब ये संशोधन साधारण बहुमत से होते हैं। इतनी बातें हमें समझना। तो हमने वो बेसिक ट्राइबल्स एरिया की बातें बताई कि यहाँ पर के जो लोग होते हैं कॉमन, उनके द्वारा यहाँ का शासन किया जाता है। ठीक, इसी को हम स्वायत्त शासन के रूप में भी जानते हैं। अब हम समझते हैं कि ये झारखंड का मुद्दा क्या था। अच्छा, झारखंड में ऐसे ही 13 डिस्ट्रिक्ट थे, 13 डिस्ट्रिक्ट थे जहां पर ट्राइबल्स की पॉपुलेशन बहुत है, अन्य भी लोग रहते हैं। अब इस ट्राइबल्स की पॉपुलेशन के लिए नौकरियों में 2016 में एक अध्यादेश जारी किया गया और 100% रिजर्वेशन दे दिया गया। झारखंड ने के जो हाई कोर्ट था झारखंड में, उसने इस चीज को पहले नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया, कहने लगा कि ये भेदभावपूर्ण है और संविधान का उल्लंघन है इसमें। और अभी से हाल में सुप्रीम कोर्ट ने भी अब जब ने एक जजमेंट में इसे निलंबित कर दिया और ये कहा कि किसी के प्रति हम न्याय करते समय ऐसा नहीं कर सकते हैं कि किसी को हम पूर्णतः बाहर कर दें। जिसे इनका एक स्टेटमेंट इस तरीके से था कि एक वर्ग के लिए अवसर उत्पन्न करने हेतु दूसरे वर्ग को पूरी तरह से बाहर कर देना भारतीय संविधान का निर्माण करने वालों के विचार के अनुरूप नहीं है। ये जजमेंट उनका था। ठीक है, 11 में अगर हम बात करें, 2007 में ये एरियाज को ट्राइबल्स एरिया घोषित किया गया था। तो ये सब मुद्दा था। तो हमारे वनडे एग्जाम के लिए तो केवल इतना ही इंपॉर्टेंट था कि किस राज्य में 100% रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया, जो ट्राइबल्स एरिया के लिए था। तो हम कह देते हैं झारखंड में। लेकिन यूपीएससी में आपको थोड़ी उसकी बेसिक समझ होनी चाहिए कि ट्राइबल्स एरिया को कौन डिक्लेयर करता है। तो मैंने बताया प्रेसिडेंट, इनका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है वो मैंने बताया। साथ में ये भी है, और एक बात याद रखिएगा, असम वाला प्रोविजन ध्यान से याद रहे आपको कि ये अनुच्छेद 244 का में उसके लिए विशेष प्रोविजंस किए गए हैं कि उसके लिए अलग से विधानसभा, मंत्रिपरिषद ये सब गठित किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए थी इसमें। और मुझे लगता है कि अब इससे जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो आप इजीली हैंडल कर ले जाएंगे।
मैंने प्रयास किया है समझाने का, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछिएगा, हम उसका बेहतर से बेहतर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।